नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। विधानसभा चुनाव के बीतने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एक ऐसी अपील कर डाली है जिससे पूरे देश में अजीबोगरीब बेचैनी दिखाई पड़ रही है। एक अजीबोगरीब संकट की आशंका लोगों को दिखाई पड़ रही है कि क्या देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है या फिर वो आर्थिक संकट आ चुका है। क्योंकि प्रधानमंत्री का अपील करना, प्रधानमंत्री देश के लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग अपने खर्चों में कटौती करिए, विदेश यात्राएं आप बंद कर दीजिए। खैर, विदेश यात्रा तो सब लोग करते नहीं हैं, साल भर के लिए आप उस पर रोक लगा दीजिए। लेकिन जो सबसे अहम बातें उन्होंने कही हैं, 7 पॉइंट्स का उन्होंने एक अपील जारी की है और कहा उन्होंने एक वहाँ पर हैदराबाद में जनसभा में, तेलंगाना में, कि लोग कोरोना जैसी स्थिति आ चुकी है और उस तरह की स्थिति से निपटने के लिए आपको उसी तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। वर्क फ्रॉम होम करिए, पेट्रोल डीजल की आप बचत करिए, क्लासेस ऑनलाइन करिए, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइए, सोना चांदी आप खरीदना बंद कर दीजिए, फर्टिलाइजर्स कम यूज करिए, किसानों से कह रहे हैं। यानी खेतों में खाद आप जो होती है, रासायनिक खाद, आप उसका इस्तेमाल कम कर दीजिए। तो ये इस तरह की अपील जब कर रहे हैं, तेल की खपत कम करिए, तेल यानी खाने वाला तेल, या कुल मिलाकर ऐसी चीज़ें जिससे आम जनता से लेकर और तमाम लोग प्रभावित हो रहे हैं, मैं बड़े उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहा हूं, उस तरह की अपील जारी कर रहे हैं। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। हैरानी की बात है कि उनकी इस अपील के बाद भी सरकार की जो अपील है, यानी तेल मंत्रालय कह रहा है कि हमारे पास 2 महीने का कच्चा तेल का भी भंडार है, हमारे पास 2 महीने का जो ये प्योरीफाइड ऑयल है उसका भी भंडार है। इसके अलावा एलपीजी की भी खपत हमारे पास पर्याप्त है। 700 अरब डॉलर से ज़्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। फिर प्रधानमंत्री क्यों अपील कर रहे हैं? और दिलचस्प बात देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि कोई संकट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके ये बात कहने के, पेट्रोलियम मंत्रालय के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री दोबारा अपील करते हैं कि बहुत दिक्कत है, सब लोग खर्चों में कटौती कर दीजिए, पेट्रोल डीजल कार पूल करके चलिए, पेट्रोल डीजल कम से कम यूज़ करिए और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आप उसको इस्तेमाल करिए। यानी कुल मिलाकर अब ये बहुत बड़े आर्थिक संकट से देश गुजर रहा है, इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री कर चुके हैं। बड़ा सवाल तो ये है और विपक्ष सवाल पूछ रहा है और सवाल लाजमी है कि ये अचानक आर्थिक स्थिति तो अभी संकट में आई नहीं, और अभी भी किस तरीके से ढुलमुल रवैया इसमें अपनाया जा रहा है कि सरकार के नुमाइंदे अफसर कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, उनके अपने मंत्री कुछ कह रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि देश वास्तव में बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और यह अभी से नहीं गुजर रहा है। ये फरवरी में जब यहाँ 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, उसके बाद जिस तरह से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया है, फिर अमेरिका ने उसकी नाकेबंदी की है, ये सारी स्थितियां बड़े आर्थिक संकट को जन्म दे रही हैं। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री या सरकार उस मामले में बिल्कुल खामोशी ओढ़े हुए थे, प्रचार में लगे हुए थे, अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे थे, तब कहीं कोई संकट नहीं दिखाई पड़ा। विपक्ष कह रहा है कि बहुत बड़ा संकट है, प्रधानमंत्री जवाब दे सदन में, संसद भी उस समय चल रही थी, संसद में कुछ बताएं कि हम लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया तेल संकट से प्रभावित हो रही है, हम तो 90% तेल आयात करते हैं और उसी रास्ते से आयात करते हैं जिस रास्ते को ईरान ने बंद कर रखा है। तो क्या हमारे पास क्या संकट है? सरकार खामोश है।
सिलेंडर्स के लिए मारामारी हो रही है। 5-5, 6-6 हज़ार रुपए में सिलेंडर बिक रहे थे ब्लैक मार्केट में। खबरें आ रही हैं, मीडिया चला रहा है, तमाम सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जो गैस एजेंसियां होती उनके बाहर लाइनें लगी हैं, लेकिन सरकार खामोश है, कुछ भी नहीं बता रही, कह रहे सब बढ़िया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली ज्वाइंट सेक्रेटरी की हो रही है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की, वो कह रही हैं सारी चीज़ें हैं, पूरा वो डेटा दे रही हैं, कितने दिन का भंडार, इतने दिन का। जो ताज़ा तरीन उन्होंने आंकड़ा दिया है उसका जिक्र मैंने किया कि ये 60 दिन के सारे भंडार, यानी 2 महीने तक कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन फिर प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है? आप सोना खरीदना बंद कर दीजिए, आप कार पूल करके चलिए। कोरोना जैसी स्थिति, यानी आप भयावह स्थिति के लिए तैयार रहिए। देश में एक बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है, नौकरियां जाने वाली हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग पलायन कर ही गए। आप लोगों ने देखा था जब सिलेंडर की क्राइसिस हुई, सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए, लेकिन सिलेंडर की क्राइसिस की वजह से लोगों का खाना पीना मुहाल हो गया यहाँ पर। तो करते क्या, तमाम लोग ऐसे थे जिनकी आमदनी ही इतनी नहीं थी कि वो सिलेंडर 5,000 6,000 का भरा सके, तो बेचारे चले गए, अपने गांव लौट गए जगहों पर। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि क्या वास्तव में ये इतना बड़ा ये संकट है कि प्रधानमंत्री देश की जनता से अपील करें। तमाम अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि संकट है, उस संकट को मैनेज करना चाहिए, संकट से लड़ने की योजना बनाई जानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो ये देश के लोगों को एक डराने वाली स्थिति है। और ये आर्थिक मंदी आई हुई है, आने वाली है, उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री ऐलान कर रहे हैं खड़े होकर मंच पर कि आ चुकी है, बहुत स्थिति खराब है, आप लोग अपना अपना देख लीजिए। दरअसल इसके पीछे तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की एक ख्वाहिश भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहीं एक बड़ा इतिहास रचने तो नहीं जा रहे हैं। और ये कौन सा इतिहास वो रचने जा रहे हैं? एक वो इतिहास रचने जा रहे हैं जो देश के इतिहास में अभी तक हुआ ही नहीं। यानी संविधान के कुछ ऐसे प्रावधानों का वो इस्तेमाल करने की तैयारी में तो नहीं है जिसका इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ है। और हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है। ये उस स्थिति में है जब वास्तव में स्थिति बहुत खराब हो जाती है। स्थिति खराब इतनी हो जाती है कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा होता है, क्रेडिट लेवल जो होता है हमारा बहुत डाउन हो गया होता है, तमाम जो विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया होता है। यानी एक तरीके से देश आर्थिक संकट में जब एक जकड़ जाता है, ऐसी स्थिति में तमाम चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए एक फाइनेंशियल लेवल पर, यानी वित्तीय स्तर पर पूरे देश में एक संघीय व्यवस्था लागू करने के, यानी राज्यों की वित्तीय जो ज़रूरतें हैं, राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है, उसकी कंट्रोलिंग पावर भी केंद्र सरकार के हाथ में आ जाए। ऐसी स्थिति में देश में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है संसद में, ताकि एक कंट्रोल थोड़ा सा उस पर बढ़ जाए। कंट्रोल बढ़ जाने से ये होगा कि फिर उससे निजात पाने में आसानी मिलेगी, जल्दी से कोई ऐसी योजना बनाई जाए, यानी राज्यों की भी जो फ्रीडम होती है उस फ्रीडम को एक तरीके से बाधित कर दिया जाए, रोक दिया जाए उस आज़ादी को। तो कहीं प्रधानमंत्री उधर तो नहीं ले जा रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा वित्तीय आपातकाल के बारे में जान लेते हैं। आपको पता होगा, तमाम हमारे दर्शकों को इस बात की जानकारी है कि हमारे संविधान का जो पार्ट 18 है उसमें 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था है। यानी देश में जब कोई संकट आ जाता है तो संकट की स्थिति से पूरे देश को निपटने के लिए केंद्र सरकार कुछ कठोर प्रावधान लागू कर देती है। बहुत उसमें कुछ विवादित प्रावधान भी थे। एक बार जब इमरजेंसी लगी थी तो उस समय फिर संशोधन किया गया, बाद में उनमें तमाम तरीके के ऐसे संशोधन किए गए कि इमरजेंसी इतनी आसानी से नहीं लग सकती है। लेकिन 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाती है, इमरजेंसी लगाई जाती है, यानी जब देश के ऊपर कोई संकट आ जाए, कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या देश के भीतर कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाए, इस स्थिति में आर्टिकल 352 में प्रावधान किए गए हैं कि केंद्र सरकार संसद की अनुमति से इमरजेंसी लागू कर सकती है। ऐसी इमरजेंसी अभी तक 3 ही बार लगाई गई है। एक तो 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और जब बांग्लादेश बना था, और सबसे विवादित तीसरी बार जो था वो 1975 में
जब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, और ये इमरजेंसी आंतरिक हालात बिगड़ने की वजह से लगाई गई थी। हालांकि बाद में उसमें संशोधन किया गया और बड़े कठोर प्रावधान कर दिए गए कि केवल आंतरिक अशांति की वजह से आप उसके नाम पर आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति अगर आती है तब इमरजेंसी वो लगाई जाएगी। खैर, उस पर कभी फिर बात करेंगे। जो दूसरा प्रावधान है इमरजेंसी का वो है आर्टिकल 356। ये जब किसी एक राज्य में, एक या एक से ज़्यादा राज्यों में स्थितियां खराब होती हैं, वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था डगमगा जाती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो राज्यपाल के जरिए जब केंद्र सरकार ये सुनिश्चित कर लेती है कि वास्तव में वहाँ की स्थितियाँ खराब हैं और वहाँ की सरकार उसको कंट्रोल करने में विफल है, ऐसी स्थिति में वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। पिछले दिनों जिस तरीके से मणिपुर में स्थितियाँ थीं, हालांकि वहाँ बहुत बाद में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, वहाँ राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जब वहाँ की बीजेपी सरकार जाने वाली थी, लेकिन ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उस समय पूरी उस राज्य की पूरी जो फंक्शनिंग होती है वो केंद्र के पास आ जाती है। तीसरा जो, और 356 जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं आमतौर पर, यह तो अक्सर लगाया गया है, कई बार लगाया गया है। तीसरा प्रावधान है आर्टिकल 360 में, उसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल। और ये वित्तीय आपातकाल वही है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह की आशंका प्रधानमंत्री जता रहे हैं, जो अपील उन्होंने की, और उस अपील को 2 दिन के भीतर उन्होंने 2 बार दोहराया है। यह अलग बात है कि अपील कर रहे हैं, लेकिन सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ वो जगह जगह रोड शो कर रहे हैं, खुद लाखों लीटर डीजल और पेट्रोल बहा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लोग पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, यहाँ तक कि ऑफिस और दफ्तर जाएं ही ना, घर पर ही रहकर काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, सड़कों पर अनावश्यक गाड़ियों की आवाजाही बंद हो जाए, ये अपील कर रहे हैं। तेल कम यूज़ करें खाना खाने में, बहुत सारी चीज़ें। सोना ना खरीदें, सोना तो खैर वैसे भी बहुत लोग नहीं खरीदते हैं, लेकिन फिर भी देश में जो व्यवस्था है तो सोना खरीदना हमारे यहाँ एक हिंदू धर्म में तो कहा जाता है बड़ा शुभ माना जाता है। तो शुभ यही माना जाता है कि जिसके पास सोना खरीदने की हैसियत होगी वो सोना खरीद रहा है, तो अपने आप ही वो शुभ स्थिति होती है। बहरहाल वो भी अपील कर रहे हैं कि ना हो। तो ये सारी स्थितियाँ उसी तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि जब वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकती है जिन परिस्थितियों में सरकार। अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा करेगी तो नहीं। और एक बात और जान लीजिए, ये तो स्थितियां होती हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो जाए, उस स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है। यानी जब देश की आर्थिक स्थिति गंभीर संकट में आ जाए और वित्तीय स्थिरता देश के खतरे में पड़ जाए, क्रेडिट की स्थिति यानी उसकी जो साख है वो संकट में आ जाए, वित्तीय साख खतरे में आ जाए, तब उन स्थितियों में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो होता क्या है, जो तमाम जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती है। राज्यों की अर्थव्यवस्था भी, यहाँ तक कि राज्यों के जो वित्त विधेयक और धन विधेयक होते हैं उनको केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए वो भेज सकती है कि बिना उनकी मंजूरी के वो पारित नहीं किए जाएंगे। तो ये एक तरीके से पूरी वहाँ की भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वो कंट्रोल करने लगेगी केंद्र सरकार, वो चाहे वहाँ पर राज्यों में जिस पार्टी की सरकार हो। राज्यों को वित्तीय निर्देश भी दिए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरीज में भी कटौती की जा सकती है। कितनी कटौती कर दी जाएगी उसकी कोई लिमिट नहीं है, ये पूरी की पूरी पावर हो जाती है फिर केंद्र सरकार के ऊपर। और एक महत्वपूर्ण बात है, इसको लागू करने के लिए 2 महीने के भीतर, घोषणा करने के 2 महीने के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है। और संसद से अनुमति भी केवल सामान्य जो विधेयकों को पारित करने के लिए, यानी जो सामान्य बहुमत होता है, यानी 50% + 1, संसद में जितनी सदस्य संख्या है उससे एक ज़्यादा, इतने ही बहुमत की ज़रूरत होती है इसको पारित करने के लिए। तो इसको पारित कराना भी बहुत मुश्किल नहीं होता है किसी भी बहुमत प्राप्त सरकार के लिए। जैसे मौजूदा सरकार है, भले ही वो अल्पमत की है, लेकिन उनके पास जो उनके गठबंधन में सहयोगी दलों की संख्या है वो इसको पारित कराने के लिए पर्याप्त है। तो राज्यों को वित्तीय निर्देश दिए जाते हैं, सैलरीज में भी कटौती की जाती है। अब कहा यह जा रहा है कि इसका इस्तेमाल क्यों हो सकता है, तो प्रधानमंत्री कई चीज़ों में इतिहास रचने का प्रयास करते रहे लेकिन कामयाब नहीं हुए। उन्होंने जब निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री बनाया तो ये हुआ कि नहीं, ये विभाग भी
रह चुका है किसी महिला के पास, इंदिरा गांधी के ही पास था। वित्त मंत्री बनाया तो ये हुआ कि नहीं, वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं, फिर पूर्णकालिक वित्त मंत्री, कई ऐसे प्रावधान। यहाँ तक कि जब उन्होंने नोटबंदी लागू की थी तो उस नोटबंदी के पीछे भी यही मंशा थी कि ये उनको लगा कि ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है तो हम कर दें, लेकिन नोटबंदी भी उसके पहले कई बार लागू की जा चुकी थी, तो वहाँ भी पहली बार करने का श्रेय नहीं मिला। पहली बार वाला रिकॉर्ड कोई कैसे बन जाए, इसकी जुगत में प्रधानमंत्री हमेशा रहते हैं। तो ये एक, और अच्छा ये चीज़ भी और है, वो कभी ये नहीं देखते हैं कि ये पॉजिटिव वे में पहली बार कर रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं, या निगेटिव वे में। उनका मकसद ये होता है कि इतिहास रचने, इतिहास बनाएं, वो हमेशा इस जुगत में रहते हैं। तो वित्तीय आपात किसी देश में लागू कर देना, तो ये कोई उस देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है, इसको एक पॉजिटिव वे नहीं माना जा सकता है, पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं माना जा सकता है। लेकिन नेगेटिव एक्टिविटीज़, प्रधानमंत्री ने और बहुत सारे जो रिकॉर्ड बनाए हैं कि संसद में भाषाई गरिमा को लेकर चाहे जितनी बातें हुई हों, चाहे चुनावी सभाओं में भाषाई गरिमा की बातें हुई हों, इनमें तमाम रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने बनाए भी हैं और तोड़े भी हैं। लेकिन अब जिस रिकॉर्ड को बनाने की दिशा में जा रहे हैं वो देश के लिए एक बड़ा संकट भी ला सकता है, क्योंकि पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी को कंट्रोल करने की, अभी भी कंट्रोल ही कर रही है, लेकिन अभी यह है कि कुछ न कुछ स्वायत्तता राज्यों के पास भी है, बहुत सारी स्वायत्तता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेकर और मनमाने तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकती है, इस अगर वित्तीय आपातकाल घोषित कर देते हैं। और तो ये तो देश के लिए वो स्थिति होगी कि अच्छी स्थिति नहीं होगी। लेकिन ये है कि जो प्रधानमंत्री के अगर एंड से हम देखें तो उनको ये लगता होगा कि शायद ये इतिहास रचने का एक मौका है। पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है उसकी वजह से एक हम अपने यहाँ आर्थिक संकट, वित्तीय संकट हम दिखाई सकते हैं, और उसके नाम पर अगर कर लेते हैं तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत अभी तक देश में कभी आपातकाल नहीं लगा है, यानी देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा में अवसर को देखते हुए इतिहास रचने की दिशा में आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं? देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा तो नहीं करने वाले हैं। कोरोना जैसी स्थिति बता ही चुके हैं, 7 पॉइंट्स का एक की अपील वो जारी ही कर चुके हैं देश के नागरिकों से। तो ये अपील जो उन्होंने जारी की है ये पर्याप्त है देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए। अब ये एक स्थिति जो है जिसकी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं इसी वजह से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं और वो भी अचानक करने लगे हैं। देखते हैं क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी ज़रूर भेजें।